अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 25 अप्रैल 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 15 शव्वाल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ दिए जा रहे बयानात पर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। अपोजिशन ने इनके खिलाफ ज़बरदस्त घेराबंदी की है और इलेक्शन कमीशन से बाकायदा शिकायत भी कर दी है, लेकिन कमीशन के ज़राए की जानिब से सिर्फ इतना कहा गया है कि वो इस मामले को देख रहे हैं। इसके अलावा अब तक कोई पेशरफ नहीं हुई है। दूसरी तरफ इस बयान के मामले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायतों का अंबार लग रहा है। न्यूज़ पोर्टल स्क्रॉल की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 17,400 से ज़ायद शहरियों ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत कर दी है और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया गया। ये शिकायतें कमीशन को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से भेजी जा रही है। इस सिलसिले में ऑनलाइन पिटीशन भी कमीशन को भेजी गई है, जिस पर 2,300 से ज़ायद शहरियों ने दस्तखत किए हैं, जबकि संविधान गर्ग अभियान की जानिब से जो पिटीशन भेजी गई है, इस पर 17,000 से ज़ायद शहरियों ने दस्तखत किए हैं। इसमें मुतालबा किया गया है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक के खिलाफ सख्त दफात के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि वो मजहब के नाम पर वोट मांगने के साथ साथ एक मजहब के लोगों के खिलाफ नफरत भड़का रहे हैं। इसके साथ ही 53 से ज़ायद साबिक नौकरशाहों ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर इस मुतनाज़ा बयान की मजम्मत करने के साथ साथ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इन नौकरशाहों ने अब तक इलेक्शन कमीशन की खामोशी पर संगीन सवाल उठाए हैं और कहा कि कमीशन के रवैये की वजह से ही हेट स्पीच देने वालों को खुली छूट मिल रही है। दूसरी तरफ इस मुतनाज़ा बयान के खिलाफ CPIM की सीनियर लीडर बृंदा करत ने दिल्ली के मंदरमार्ग थाने में वज़ीर-ए-आज़म के बयान के खिलाफ शिकायत देते हुए कार्रवाई करने का मुतालबा किया, मगर पुलिस ने इनकी दरख्वास्त खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार और इनकी अहलिया सुनीता पवार को एक बड़ी राहत मिली है। रियासत की इख्तिसादी जराइम शाख ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला केस, जो 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला था, इसमें अजीत पवार की अहलिया सुनीता पवार को क्लीन चिट दे दी है, क्योंकि अब अजीत पवार बीजेपी के साथ मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में इनकी अहलिया के भी घोटालों को धो दिया गया है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट के जरिए अपने ख्यालात जरूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार से वाबस्ता कंपनियों को भी क्लीन चिट दे दी गई है। इख्तिसादी जराइम विंग की तरफ से जनवरी में दायर की गई रिपोर्ट, जिसके मशमूलात अब अचानक मंजर आम पर आए हैं, इसमें कहा गया है कि सुनीता पवार के माली लेन देन और अजीत पवार के लेन देन में कोई काबिल एतराज़ बात नहीं मिली, इसलिए सुनीता पवार को क्लीन चिट दी जा रही है। दूसरी तरफ रिपोर्ट में बताया गया है कि जलेंद्रेश्वर शुगर मिल को गुरु कुमोडेटी से किराए पर लेने में कोई गैर कानूनी सरगर्मी शामिल नहीं है। EOW ने अब इस मामले में रोहित पवार से जुड़ी कंपनियों को राहत दे दी। दूसरी तरफ उद्धव ग्रुप के तर्जुमान आनंद दुबे ने इस मामले पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया है। आनंद दुबे ने कहा कि यही तो हम कह रहे हैं कि बीजेपी पहले इल्ज़ाम लगाती है, फिर आपको पार्टी में शामिल करके क्लीन चिट दे देती है, और अगर आप ना करें तो आपको जेल भेज देती है। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने रियासत के मुसलमानों के ताल्लुक से एक अहम फैसला करते हुए इन्हें OBC जुमरे में शामिल किया है। कौमी कमीशन बराए पसमानदा तबकात ने इस ताल्लुक से एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए इसकी इत्तला दी। कमीशन के मुताबिक कर्नाटक के मुसलमानों को जुमरा B2 के तहत OBC माना गया है। कमीशन ने इसका सर्कुलर भी जारी कर दिया है। कर्नाटक हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक कर्नाटक के मुसलमानों की तमाम जातों और बरादरियों को रियासती कांग्रेस की हुकूमत के तहत मुलाजमतों और तालीमी इदारों में रिजर्वेशन के लिए OBC की फहरिस्त में शामिल किया गया है। इस ताल्लुक से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के सदर हंस राज गंगा राम अय्यर के मुताबिक कर्नाटक हुकूमत के जेर कंट्रोल मुलाजमतों और तालीमी इदारों के दाखिले में रिजर्वेशन के लिए कर्नाटक के तमाम मुसलमानों को OBC की रियासती फहरिस्त में शामिल किया गया है। रियासत में मुसलमानों की आबादी 17% है और यहाँ मुसलमानों को मजहबी अक़लियत माना जाता है। लोकसभा इंतखाबात के लिए दूसरे मरहले की तशहीरी मुहिम 4 शुमे की शाम खत्म हो गई। इस मरहले में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 13 रियासतों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल यानी कल जुम्मे को वोट डाले जाएंगे। तमाम हलकों में वोटिंग सुबह शुरू होगी और शाम तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए सबसे ताउन की अपील की है और तमाम वोटर्स पर जोर दिया है कि वो अपने वोट का हक जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन सियासी लीडरान ने पूरी ताकत झोंक दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी, योगी आदित्यनाथ और
नीतीश कुमार समेत बड़े लीडरों ने इंतखाबी इजलास में शिरकत की और एक दूसरे पर जमकर तनकीदें की। दूसरे मरहले में अहम सीटों में केरला की वायनाड, बिहार की किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव, महासमुंद, जम्मू की जम्मू, कर्नाटक की मैसूर और बेंगलुरु शामिल है। साबिक मेंबर असेंबली मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आलाइश की जांच में जहर की तस्दीक न होने पर इनके बड़े भाई और रुकने पार्लियामेंट अफजल अंसारी ने सवाल उठाए हैं। अफजल अंसारी का कहना है कि आलाइश की जांच के लिए जो नमूने भेजा जाना चाहिए था वो भेजा ही नहीं गया। उन्होंने कहा कि जांच के लिए नाखून और बाल भेजे जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत को मुख्तार अंसारी की मौत मामले की मुंसिफाना तौर पर जांच करानी थी तो इनका पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टरों से कराना चाहिए था, जबकि घर वालों ने खुद इसका मुतालबा किया था। लेकिन इस हुकूमत ने एम्स तो दूर की बात है, बांदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराने के बजाय दूसरे डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराया और खुद को क्लीन चिट दे दी है ताकि अपने गुनाहों पर पर्दा डाल सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र वाले रिमार्क्स पर बीजेपी पर दरपर्दा तनकीद में समाजवादी पार्टी कायद डिंपल यादव ने कहा कि पार्टी को जवाब देना चाहिए कि पुलवामा में हलाक हुए फौजियों की बेवाओं का मंगलसूत्र किसने छीना। समाजवादी पार्टी कायद मोदी के इस इल्ज़ाम का हवाला दे रही थी कि कांग्रेस बरसर इख्तियार आई तो वह अवाम की दौलत मुसलमानों में दोबारा बांट देगी। उन्होंने इसके लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के इस बयान का हवाला दिया था कि मुल्क के वसाइल में पहला हक मुसलमानों का है। मोदी ने राजस्थान के बंसवाड़ा में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा था कि कांग्रेस वाले आपका मंगलसूत्र तक नहीं छोड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपोजिशन इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश में मिलजुल कर इलेक्शन लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अनु टंडन की तायद में उन्नाव में इलेक्शन रैली से खिताब करते हुए डिंपल यादव ने कहा कि मंगलसूत्र की बात करने वालों को पुलवामा के बारे में भी बोलना चाहिए। हमारे फौजी शहीद हुए और इनकी बीवियों का मंगलसूत्र छीन लिया गया है। बीजेपी वालों को जवाब देना चाहिए कि पुलवामा वाक़े में किसका हाथ है, हुकूमत ने इस सिलसिले में क्या किया। मुस्लिम राष्ट्र मंच के सरबराह इंद्रेश कुमार की जानिब से ईद मिलन तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। ये तकरीब राजघाट वाक़े गांधी स्मृति में मुनक़िद की गई। अपने खिताब में इंद्रेश कुमार ने कहा कि जो लोग मुसलमानों को किराएदार या बाहरी कहते हैं वो भड़काने का काम करते हैं। मुसलमान ना किराएदार थे और ना बाहरी, बल्कि इसी मुल्क के हैं। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि हम सब का डीएनए एक ही है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के 99% मुस्लिम यहीं के हैं, इनके अजदाद भी यहीं के थे। उन्होंने कहा कि मुसलमान इस मुल्क के वसाइल पर अपना पहला हक नहीं मानता, वो मानता है कि मुल्क के वसाइल पर सभी हिंदुस्तानियों का हक है। कुंवर दानिश अली के साथ पार्लियामेंट में हुए नारवा सलूक का जवाब वोट देकर करें। बीजेपी लोगों पर नफ्सियाती दबाव बना रही है कि वो कहती है कि इस बार 400 पार, जबकि हकीकत यह है कि इस बार बीजेपी तड़ीपार होगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर संजय सिंह ने इन ख्यालात का इजहार नगर पालिका हॉल में सूबाई और जिलाई आम आदमी पार्टी की तरफ से मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए किया। अमरोहा से इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार दानिश अली के हक में हो रहे जलसे में उन्होंने कहा कि बीजेपी की हिटलरी अब ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। उन्होंने जज्बाती अपील करते हुए वोटरों से कहा कि दानिश अली को पार्लियामेंट में बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट की गालियों और तौहीन के कड़वे घूंट का जवाब आपको वोट से देना होगा। 400 पार के बीजेपी के नारे पर भी तनकीद करते हुए कहा कि इस बार बीजेपी सिमट कर तड़ीपार होगी। बीजेपी का हिटलर राज ज़्यादा देर नहीं चलेगा। जेल भेजने के मामले पर मरकजी हुकूमत पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बगैर सबूत के इन्हें जेल भेजकर कोई भी इन्हें डरा धमका नहीं सका। उन्होंने कहा कि आज तमाम करप्शन बीजेपी की वॉशिंग मशीन में साफ हो रहा है। वो अपनी आखिरी सांस तक हुक्मरान जमात के जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने हिंदुस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तफसीली रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के हुकूक को शदीद खतरात लाहक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंदुस्तान में इंसानी हुकूक की पामालियाँ शर्मनाक हद तक बढ़ चुकी है। रिपोर्ट में मणिपुर बीबीसी दफ्तर पर गैर कानूनी धावे और राहुल गांधी की 2 साल कैद की सजा का जिक्र किया गया। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान ने स्टेट डिपार्टमेंट की इंसानी हुकूक और मजहबी आज़ादी पर साबिका रिपोर्ट को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। 2023 में हिंदुस्तान की शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में कोकी और मैती कबाइलियों के दरमियान नस्ली तनाज़े का आगाज़ हुआ, जिसके दौरान इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 में से 15 नवंबर के दरमियान कम से कम 175 अफराद हलाक और 8,000 से ज़्यादा बेघर हुए। मणिपुर में बड़े पैमाने पर तसादुम, ख़वातीन के साथ बदसलूकी, घरों, तिजारत और इबादत गाहों की तबाही हुई। मणिपुर फसाद के मुतासरा अफराद, इंसानी हुकूक की तंजीमों और सियासी जमातों ने मोदी हुकूमत की इंतशार और तशद्दुद रोकने में नाकामी पर कड़ी तनकीद की।
अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मोदी हुकूमत की जानिब से सिविल सोसाइटी की तंजीमों, मजहबी अक़लियतों जैसे सिखों व मुसलमानों और सियासी अपोजिशनों के खिलाफ गलत मालूमात फैलाने के भी बेशुमार वाक़यात रोनमा हुए। जम्मू कश्मीर में सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक़ के कारकुनों से पुरतशद्दुद तफ्तीश की भी मुतअद्दिद रिपोर्ट मौसूल हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि 2019 से अब तक 35 से ज़ायद सहाफ़ियों पर हिंदुस्तानी फ़ौज के हमलों, तफ्तीश धावों, मनगढ़ंत मुकदमात और नकल व हरकत पर पाबंदियों की रिपोर्ट मौसूल हुई। BBC के दफ्तर पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गैर कानूनी तौर पर धावा किया और इन अफराद को नुकसान पहुंचाया जिनका फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं था। इंसानी हुकूक की तंजीमों का दावा है कि मोदी के दौर में माहौल इंतहाई खराब हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने समाजी इंसाफ पर मबनी 5 जमानतों के साथ कौमी इंतखाबी मंशूर जारी किया है जो बीजेपी और इसकी हलीफ पार्टियों के लिए तकलीफदा बन चुका है। बीजेपी मुल्क में नफरत के एजेंडे के जरिए इंतखाबी मुहिम चला रही है और अवामी मसाइल को पसोपश डाल दिया है। बरखिलाफ इसके कांग्रेस ने अपने तवील अवामी खिदमात के रिकॉर्ड को जारी रखते हुए समाज के तमाम तबकात की ज़रूरतों के ऐन मुताबिक इंतखाबी मंशूर मरतब किया। तमाम तबकात को मसावी हिस्सेदारी के नाम पर कांग्रेस ने जिन 5 जमानतों का वादा किया है इनमें ख़वातीन से मुतालिक 2 अहम वादे नारी न्याय के ज़ुमरे के तहत शामिल किए गए। हाथ बदलेगा हालात के तहत कांग्रेस ने ख़वातीन के लिए सरकारी मुलाजमतों में 50% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया। इसके अलावा ख़वातीन को हर साल इनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए की रकम बतौर इमदाद मुंतकिल की जाएगी। कांग्रेस के 2 अहम वादों ने मुल्क के खातून राय दहिंदों में उम्मीद की किरण पैदा कर दी है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में कांग्रेस की तूफानी लहर से बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। बीजेपी की डूबती कश्ती को बचाने की आखिरी कोशिश के तौर पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। कांग्रेस को वोट देने पर हिंदुओं की जायदादें और ख़वातीन के मंगलसूत्र मुसलमानों में तकसीम कर देने की नफरत अंगेज मुहिम चलाते हुए मुल्क के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने हल्के लोकसभा सिकंदराबाद के पार्टी उम्मीदवार डी नागेंदर के पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि भगवानों को मंदिरों में होना चाहिए और अकीदा दिल में होना चाहिए, मगर वज़ीर-ए-आज़म वोट की सियासत के लिए भगवानों के तक़द्दुस को पामाल कर रहे हैं। समाज के तमाम तबकात के साथ इंसाफ करने का हलफ लेने वाले वज़ीर-ए-आज़म दस्तूरी इक़्तिदार की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं जो इन्हें ज़ेब नहीं देता। शहर हैदराबाद अमन का गहवारा है, यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते हैं। मुहर्रम और गणेश जुलूस में एक दूसरे से ताउन व इश्तराक करते हैं। सिकंदराबाद के अवाम नागेंदर को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं तो वो नागेंदर को मरकज़ में अहम जिम्मेदारी का तयक़ुन देते हैं। बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवारों की कामयाबी से ही वादों पर अमलावरी के लिए कांग्रेस पर दबाव बनाना मुमकिन होगा। उन्होंने मरियालगुड़े में बस यात्रा के मौके पर खिताब करते हुए इन्हें जेल में डालने से मुतालिक हुक्मरान जमात के कायदीन के रिमार्क्स का मजाका उड़ाया और कहा कि हमने 15 साल की जद्दोजहद के बाद तेलंगाना हासिल किया, हम जेल जाने से खौफजदा नहीं हैं। केसीआर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इनके खिलाफ ऊंची जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जबान इनको जेब नहीं देती। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर झूठ का सहारा ले रहे हैं और अपने वादों पर अमल न करते हुए अवाम को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के दस्तूर की बदौलत हमें तेलंगाना रियासत मिली। इनकी ताज़ीम के लिए शहर में इनका 125 फुट बुलंद मुजस्मा तामीर किया गया। ताहम चीफ मिनिस्टर ने अम्बेडकर के यौम पैदाइश पर इनके मुजस्मे पर गुलहा अक़ीदत भी पेश नहीं किया। उन्होंने कहा कि BRS की रियासत में एक मरतबा फिर हुक्मरानी कायम होगी, इसमें किसी भी शक की ज़रूरत नहीं है। अगर BRS को पार्लिमानी इंतखाबात में वोट के जरिए ताकत दी जाती है तो यह तेलंगाना के अवाम की ताकत होगी। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने एक न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में बैठकर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ सरीहन झूठ का सहारा लेने पर साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने वरंगल में जलसे से खिताब करते हुए KCR पर तनकीद की और कहा कि तेलंगाना में मुख्तलिफ मसाइल पर मबाहस के लिए असेंबली न आने वाले KCR अब 4 घंटों तक न्यूज़ चैनल में बैठकर झूठ बोल रहे हैं। मैं KCR को ये चैलेंज करता हूँ कि अगर BRS हुकूमत की जानिब से तामीर करदा कालेश्वरम प्रोजेक्ट शानदार है तो फिर अपोजिशन क़यादत को इस मौजू पर बहस के लिए सामने आना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नाक़िस डिज़ाइन के जरिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर किया गया। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी की हैदराबाद की उम्मीदवार माधवी लता का एक तीर अच्छा चल जाता है और अच्छा निशाने पर भी लग जाता है। इनका तीर ठीक निशाने पर लग जाता है और कोई इससे परेशान होता है। अनुराग ठाकुर ने बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता के पर्चा नामजदगी के अदखाल के मौके पर रैली से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि तीर अंदाजी में भारत गोल्ड मेडल जीत रहा है। आज एक नई तीर अंदाज ऐसा तीर लगाने आई है कि वो गैर कानूनी किले को गिरा देगी। अनुराग ठाकुर ने माधवी लता की जानिब से हालिया दिनों में रामनवमी जुलूस के मौके पर सितंबर बाजार में मस्जिद पर ख्याली तीर चलाने के वायरल वीडियो के बारे में इजहार ख्याल किया।
مرکزی وزیر نے مادھوی لتا کی اس حرکت کی خوب ستائش کی، حالانکہ بی جے پی کے امیدوار نے اس حرکت پر معافی بھی مانگ لی تھی۔ انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ جو لوگ کاٹتے رہو کہ جو بات کرتے ہیں ان کی پتنگ ایسی کاٹو کہ واپس لانے کا موقع نہ ملے۔ انوراگ ٹھاکر نے اس موقع پر نعرہ لگایا کہ جب سے آئی مادھوی لتا اویسی لاپتہ۔ مرکزی وزیر نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اویسی اور گاندھی اورنگزیب یونیورسٹی میں پڑھ کر آئے ہیں، ان کی زبان اور سوچ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ وناپرتی میں ایک مسلم نوجوان پر نام پوچھ کر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ کل رات نماز عشاء کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے۔ تفصیلات کے مطابق ضلع وناپرتی مستقل کے لیے ڈی آر گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالج میں ڈپلومہ فارمیسی میں سال اول میں زیر تعلیم 19 سالہ نوجوان محمد معصوم مسجد آمنہ خضر میں نماز عشاء کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں چند ہندو نوجوانوں نے انہیں روک لیا اور پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے ان ہندو نوجوانوں کے سوال کا جواب نہیں دیا اور وہ آگے جا رہے تھے تو فرقہ پرستوں نے اس نوجوان کو روک کر تماچا رسید کرنا شروع کر دیا اور ان کی ٹوپی زمین پر ڈال کر پیروں سے رون دیا۔ یہی نہیں بلکہ اس نوجوان کو زدوکوب بھی کیا گیا۔ جب ہاسٹل کے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اس وقت ہندو نوجوان وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بعد ازاں مسجد کے پیشمام صاحب نے اس نوجوان کو دواخانہ منتقل کیا۔ پولیس نے نامعلوم شرپسندوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ بتایا کہ بہت جلد ان شرپسندوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ زخمی نوجوان کو بعد ازاں حیدرآباد کے دواخانے کو منتقل کیا گیا۔ واضح ہے کہ عام انتخابات میں بھگوا جماعت شرپسندی کے ذریعے ماحول خراب کر دو فرقوں کو بھڑکانا چاہتی ہے، اسی لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ پولیس کو سخت نوٹ لیتے ہوئے ان کے خلاف سخت کارروائی کرنی ہوگی۔ یونائیٹڈ مسلم فورم نے وزیراعظم نریندر مودی کی حالیہ انتخابی تقاریر کو ان کی مسلم دشمنی اور ان کے تعصب سے تعبیر کرتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی اور ان کے ان بیانات کو ملک کے وزیراعظم کے عہدے کی توہین کے مترادف قرار دیا۔ فورم کے ذمہ داران مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری، مولانا شاہ محمد جمال الرحمان مفتاحی، مولانا سید حسن ابراہیم حسینی قادری سجاد پاشا، مولانا میر قطب الدین علی چشتی، مولانا ضیاء الدین نیار و دیگر ذمہ داران نے کہا کہ گزشتہ 10 سال سے حکومت کر رہے نریندر مودی جو سب کا ساتھ کا نعرہ دیا کرتے رہے ہیں، انہوں نے انتخابات میں ہندو اکثریتی طبقے کے ووٹ حاصل کرنے مسلمانوں کو گھس پیٹیا قرار دیا، زیادہ بچے پیدا کرنے والا بتایا، ہندو خواتین کے مقدس منگل سوتر کی دہائی دے کر ان کو خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہندو طبقے میں ڈر و خوف پیدا کر کے جھوٹ، فریب، تعصب، نفرت اور سماج کی تقسیم کے ذریعے اپنے اقتدار کی عمارت کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ جوائنٹ سیکرٹری آل انڈیا جمعیت القریش تلنگانہ محمد منصور قریشی نے حیدرآباد پارلیمنٹ حلقے سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار اسد الدین اویسی کی مکمل تائید کا اعلان کیا۔ دفتر جمعیت القریش میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز بی جے پی کے امیدوار مادھوی لتا کی جانب سے قریش برادری کو بدنام کرنے کی مذموم کوشش کی گئی۔ ان کی اس حرکت کی جمعیت القریش تلنگانہ کی جانب سے شدید مذمت کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات ترقی کے عنوان پر لڑے جاتے ہیں مگر اپنی امکانی شکست سے پریشان بی جے پی قائدین ہندو مسلم تنازع کھڑا کرتے ہوئے پرامن سماج میں انتشار پیدا کرنے کے کوشاں ہیں، مگر جمعیت القریش تلنگانہ میں فرقہ پرست جماعت کو ان کے مذموم عزائم میں کامیاب ہونے نہیں دے گی۔ ہم ہر دل عزیز امیدوار اویسی کو 3 تا 3.5 لاکھ ووٹوں کی اکثریت سے کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے۔ مجلس بچاؤ تحریک نے آج لوک سبھا انتخابات میں مقابلہ نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے حیدرآباد لوک سبھا نشست سے پارٹی کے ترجمان امجد اللہ خان خالد کے مقابلے کرنے کے بارے میں پائے جانے والے تجسس کو ختم کر دیا۔ صدر پارٹی مجید اللہ خان فرحت نے آج یہ واضح کر دیا کہ فرقہ پرست قوتوں کو شکست دینے کے مقصد سے پارٹی نے جاریہ لوک سبھا انتخابات میں مقابلے سے گریز کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک پریس کانفرنس میں پارٹی سربراہ نے کہا کہ ملک کے موجودہ سیاسی حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینے کے لیے ملت کو متحد ہونا ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر مجلس بچاؤ تحریک حیدرآباد لوک سبھا حلقے سے مقابلہ کرتی ہے تو ہمارے امیدوار کو بآسانی 1.5 لاکھ تا 2 لاکھ ووٹ حاصل ہو سکتے ہیں، مگر ہم نہیں چاہتے کہ سیکولر ووٹ منتشر ہوں اور بی جے پی کو اس کا فائدہ پہنچے۔ ملت کے مفاد میں ہم نے انتخابات میں مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی ترجمان امجد اللہ خان خالد، جنہوں نے حالیہ اسمبلی انتخابات میں حلقہ اسمبلی یاقوت پور سے مقابلہ کیا تھا اور انہیں صرف 878 ووٹوں سے شکست ہوئی تھی، پارلیمانی انتخابات میں بھی وہ حیدرآباد سے مقابلہ کرنے کے بارے میں غور کر رہے تھے۔ انہوں نے اس کا بالواسطہ اشارہ بھی دیا تھا۔